हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 1, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे हम पढ़ रहे थे क्रॉप के बारे में, क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में और क्रॉप मैनेजमेंट के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था कि किसी फसल को अगर हम बोते हैं तो क्या क्या स्टेप्स वहाँ पे हम फॉलो करते हैं, यानी कि अगर आप किसी फसल को बोना चाहते हैं तो वो कौन कौन सी प्रक्रियाएं होंगी जो कि आपको पूरी करनी है। जिसमें हमने पहला स्टेप देखा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि जो मिट्टी को का निर्माण कहिए या फिर मिट्टी को तैयार करना कहिए। किसी भी फसल को उगाने के लिए हम मिट्टी को कैसे तैयार करते हैं ये हमने स्टेप में पढ़ा था। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा उसमें हम देखेंगे कि जब मिट्टी को तैयार कर देते हैं तो उसके बाद हम बीजों को वहाँ पे बो रहे थे। तो अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेंगे कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, फसलों के बारे में हमने बात कर ली है। हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि कौन कौन से स्टेप्स हमारे पास आते हैं जब भी हम किसी फसल को यहाँ पे बोएंगे। तो हमने कहा सबसे पहला जो स्टेप आएगा हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल का, मिट्टी का जो निर्माण है वो हम यहाँ पे करेंगे। तो मिट्टी का निर्माण या फिर मिट्टी की तैयारी किस प्रकार से कहेंगे, हमने कहा सबसे पहले तो मिट्टी की तैयारी क्या होती है आपको ये पता होना चाहिए। आपने देखा एक फील्ड है, वहां की जो मिट्टी है वो टाइट है। टाइट का मतलब है कि उसके जो पार्टिकल्स है, उसके जो कण है आपस में टाइटली एक दूसरे के साथ क्या है, बाइंड हो रखे हैं। अब हमें क्या करना है, उस मिट्टी को ढीला करना है, यानी कि मिट्टी के कणों के बीच का जो स्थान है वो हमें वहाँ पे बढ़ाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, मिट्टी को ढीला करेंगे। और मिट्टी को ढीला करने के लिए कुछ हम यहाँ पे उपकरण यूज करते हैं जिसे हमने क्या कहा, जिसे हमने कहा हल। तो इस प्रकार से हमने क्या कि मिट्टी को ढीला कर दिया। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि मिट्टी को ढीला करने के क्या क्या लाभ यहाँ पे आते हैं। आप देख रहे हैं ये मिट्टी यहाँ पे अगर ढीली हो गई है तो क्या होगा, जब हम यहाँ पे बीजों को बोएंगे तो बीजों का जब अंकुरण होगा तो यहाँ नीचे की ओर जड़ बढ़ेगी, ऊपर की ओर जो हमारा क्या होगा, तने का निर्माण होगा। तो जो यहाँ पे रूट है, जो जड़ है वो आसानी से पेनिट्रेट कर पाएगी। दूसरा, यहाँ पे पानी और खनिज लवणों का जो अवशोषण है वो आसानी से हो पाएगा। तीसरी बात हमने की है यहाँ पे कि जो मिट्टी है, मिट्टी में जब गैसेस एक्सचेंज होगा आसानी से तो प्लांट ग्रोथ में यहाँ पे मदद मिलेगी। ये सारी चीजें आती हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मिट्टी है मिट्टी की तैयारी करेंगे। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट हमने कहा कि हमारे पास यहाँ पे जब हम मिट्टी को तैयार कर रहे हैं तो कुछ ऐसे यंत्र आते हैं जिनकी सहायता से हम मिट्टी को तैयार कर रहे हैं, जिन्हें हम कृषि यंत्र कहते हैं। तो क्या होंगे कृषि यंत्र, हमने कहा कृषि यंत्र वो यंत्र हैं जब भी हम किसी फसल को उगाते हैं या जब भी कोई खेती करते हैं तो उनका उपयोग वहाँ पे किया जाता है। ये बात क्लियर है। अब हमारे पास कुछ यंत्र आते हैं। वैसे तो हमारे पास काफी सारे यंत्र आते हैं, काफी सारे जो उपकरण हैं वो हम यहाँ पे कृषि में यूज करते हैं, लेकिन हमारे पास 3 प्रकार के यंत्र आए हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा है हल के बारे में। जो अभी आपने वीडियो देखी, जब हम मिट्टी की तैयारी कर रहे थे तो आपने देखा कि हल की सहायता से वहां पे मिट्टी की तैयारी हो रही है और मिट्टी को ढीला किया जा रहा है। अब हल के बारे में क्या क्या क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। पहला तो कि हल का निर्माण किस चीज से हुआ है। आप कहेंगे जो पारंपरिक हल होता है उसका जो निर्माण है वो लकड़ी से हुआ है, और उसका जो निचला हिस्सा है वो, उसका जो निर्माण है वो आयरन से हुआ है। और आयरन यहाँ पे क्या होता है, नुकीला होता है। आयरन ही यहाँ पे क्या करेगा, मिट्टी को ढीला करेगा। ये बात क्लियर है। अब आप कहेंगे कि हल के साथ साथ और क्या चीजें यहाँ पे उपयोग में लाई जाती हैं, तो हम कहेंगे कि हल के साथ साथ यहाँ पे जो बैल होते हैं, बैलों की मदद से हल को खींचा जाता है और उसकी मदद से यहाँ पे जो मिट्टी है उसे ढीला किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास डायग्राम आया था। इस डायग्राम में हमने क्या देखा, हमने कहा ये हमारे पास हल का डायग्राम है। अब ये जो हल्का डायग्राम है, ये जो आपको नीचे का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है वो क्या है, आयरन से बना है। और यही जो हिस्सा है ये जमीन को फाड़ने का काम करेगा जिससे कि मिट्टी ढीली होगी। ये बात क्लियर है। अब हमने कहा था ये जो हल्का डायग्राम आपकी बुक में दिया गया है उसमें ये वाला पोर्शन नहीं दिखाया गया है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, बीम कह रहे हैं। क्या है बीम, ये वाला जो पोर्शन है इसे हमने कहा बीम। तो ये जो बीम है इसे बैलों के कंधों पर रखा जाएगा। ये वाला जो पोर्शन है हमने कहा, ये जो बीच वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, प्लग शाफ्ट कह रहे हैं। लास्ट वाला जो हमारे पास
पार्ट आया है वो क्या है, प्लग शेयर है, जिससे कि यहाँ पे जमीन को फाड़ा जा रहा है और मिट्टी को ढीला किया जा रहा है। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर हम इस पार्ट को देखेंगे तो हमने कहा ये जमीन में धंसा हुआ पार्ट है जो कि मिट्टी को ढीला करने में यहाँ पे उपयोग में लाया जा रहा है। इस प्रकार से आपने क्या करना है, आपको एक तो पता होना चाहिए हल किससे बना हुआ है, हल का कार्य क्या है, तीसरा हल का जो डायग्राम है ये वाला डायग्राम आपको ये आना चाहिए। नेक्स्ट हमने कहा हल के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है उसको हमने कहा कुदाल। तो कुदाल और हल का जो कार्य है वो लगभग एक ही जैसा रहता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे डायग्राम देखना है। जो भी उपकरण आपकी बुक में दिए गए हैं आपको सारे उपकरण के एग्जाम्पल याद करने हैं और यहाँ पे उनके डायग्राम भी याद करने हैं। तो हमने कहा कुदाल और हल में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जब भी हम किसी बड़े खेत को, यहाँ पे बड़ी खेत की मिट्टी को ढीला करने के लिए यूज करेंगे वहां पे हल को यूज करेंगे। और जब वहां पे फसल उग जाती है उस खेत में और उस फसल से हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा जो घास होती है, सीवीड्स जो होते हैं उसे निकालना है, प्लस मिट्टी को ढीला करना है। अब देखिए क्या होता है, जब एक खेत है वो खाली एक मैदान है, उसमें हमने किसी फसल को बोना है तो हम मिट्टी की तैयारी करते हैं, मिट्टी को ढीला करते हैं। तो वहां पे हम हल का प्रयोग कर रहे हैं, फिर हमने वहां पे बीजों को बोया, बीजों को बोने के बाद हमने क्या किया, वहां पे फसल उग गई है। अब जब फसल उगी तो फसल के साथ साथ जो एक्स्ट्रा घास थी वो भी उग आती है, तो उस घास को रिमूव करना पड़ता है, उसको हटाना पड़ता है। क्यों उसे हटाते हैं हम बाद में देखेंगे, जब हम देखेंगे कि जो हम खरपतवार को जब हटाते हैं तो क्यों हटाते हैं, किस प्रकार से हटाते हैं, जब हम इस स्टेप को पढ़ेंगे तब हम जानेंगे क्यों हम जो एक्स्ट्रा घास है उसे हटा रहे हैं। तो हमने कहा जो एक्स्ट्रा घास है उसे हटाने के लिए हम यहाँ पे कुदाल का प्रयोग करेंगे। प्लस अब यहाँ पे क्या है, जो जिस मिट्टी को हमने ढीला किया था, जब हमने हल लगाया था तो हमने मिट्टी को ढीला कर दिया था। अब जब ढीला किया फिर हमने बीजों को बोया, फिर वहां पे फसल उगी, इस दौरान क्या हो गया, जो मिट्टी है वो फिर से सेटल हो गई है, टाइट हो गई है। अब हमें फिर से उस मिट्टी को ढीला करना है, क्योंकि हमने कहा था पानी और खनिज लवणों का अवशोषण वहां पे होना चाहिए, गैसेस एक्सचेंज वहां पे होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सूक्ष्म जीव मिट्टी में होते हैं जो कि मिट्टी के लिए लाभदायक होते हैं और उन्हें श्वसन के लिए यहाँ पे गैसों की आवश्यकता होती है। तो ये बात हमें पता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब गैसों के आदान प्रदान के लिए, मिट्टी में जल और खनिज लवणों के अवशोषण के लिए हमें टाइम टू टाइम मिट्टी को ढीला करना पड़ता है। अब यहाँ पे मिट्टी को ढीला करने के लिए हम हल का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि कुदाल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हल के प्रयोग से क्या होगा, वहां पे जो हमारी जो फसल उगी हुई है वो वहां पे पूरी नष्ट हो सकती है। तो ये पढ़ा हमने हल के बारे, ये पढ़ा हमने कुदाल के बारे में, और हल और कुदाल में क्या डिफरेंस होता है ये भी हमने जाना। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर में क्या आता है, यहाँ पे हमने कहा कि अब जो ट्रैक्टर है, यहाँ पे हल की जगह हम ट्रैक्टर का यूज कर रहे हैं, और इसके क्या लाभ हमारे पास आते हैं। हमने कहा ये समय की बचत करता है, श्रम की बचत करता है, यानी कि कम समय में हमें ज्यादा काम करके दे देता है। तो ये हमने पढ़ा है कुछ उपकरणों के बारे में जो कि कृषि में यूज होते हैं। इसी के साथ हमारा जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट होता है। अब हमने मिट्टी को तैयार कर लिया है, हमने ये भी देख लिया है किन किन उपकरणों के माध्यम से हम मिट्टी को तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, जो ये स्टेप फॉलो होते हैं वो हर जगह हो रहे हैं, चाहे आप गार्डनिंग कर रहे हो, चाहे आप अपने गमले में किसी पौधे को उगा रहे हो, यहाँ तक की बात कॉमन है। हमने मिट्टी को तैयार किया है। नेक्स्ट जो स्टेप हमारे पास आएगा वो है शोइंग, यानी कि बुआई। अब हम क्या करेंगे, अब हम मिट्टी में बीजों को बोएंगे, जिससे कि बीजों का अंकुरण होगा और वहां पे नई फसलों का क्या होगा, निर्माण होगा, या नई फसल वहां पे उग जाएंगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे, आपने पढ़ा इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग सीड इनटू द सॉइल, यानी कि बुआई क्या है, सिंपली जब हम बीजों को मिट्टी के अंदर डाल देते हैं उसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे सोइंग कहेंगे या बुआई की प्रक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट हमने क्या देखा, एग्रीकल्चरल प्रोसेस इन्वॉल्व सोइंग, यानी कि सॉइल इज प्रिपेयर्ड फॉर प्लांटिंग सीड इन द सॉइल। सबसे पहले हमने यही किया है कि मिट्टी को तैयार किया है जिससे कि हम वहाँ पे बीजों को बो सके। नेक्स्ट हमने क्या किया है, बाय प्लोइंग द सॉइल गेट्स लूजन। तो हमने कहा कि जब यहाँ पे हमने हल लगाया तो हल लगाने से जो मिट्टी है वो अब लूज हो गई है।
अब आपको पता चल रहा होगा कि हमने क्यों मिट्टी को ढीला किया था। अब आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता चल गई होगी, क्योंकि सोचिए अगर कोई एक खेत है और वो एक समतल खेत है और वहाँ की मिट्टी टाइट है, अगर वहाँ पे हमें बीजों को बोना है तो हम किस प्रकार से बोएंगे यदि उसकी मिट्टी ढीली ना हो। नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमने कहा इट इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मैन्योर्स। तो यहाँ पे आपको हल के बारे में ही बताया जा रहा है कि क्यों हम हल लगाते हैं, क्यों हम मिट्टी को ढीला करते हैं। लूजिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल्स एडेड ह्यूमस एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, ये बात हमने कर ली है। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड। तो क्या चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं, हमने पढ़ा है बुआई के बारे में। हमने कहा है बुआई क्या है, मिट्टी में बीज डालने की जो प्रक्रिया है उसे हम बुआई कहते हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया है, कृषि प्रक्रियाओं में बुआई शामिल है। सबसे पहला मिट्टी में बीज बोने के लिए मिट्टी तैयार की जाती है, ये बात हम जानते हैं। सेकंड हमने कहा जुताई करने से मिट्टी ढीली हो जाती है। थर्ड क्या होता है, यह पानी और खाद के अवशोषण को बढ़ाता है। नेक्स्ट हमने देखा मिट्टी के कणों को ढीला होने से मिट्टी में ह्यूमस और पोषक तत्व जुड़ जाते हैं। लास्ट हमने देखा इससे फसल की पैदावार में वृद्धि होती है। तो ये आपको बताया जा रहा है कि बुआई सिंपली आपने क्या है, मिट्टी में जो बीजों को हम डालते हैं उसे हम बुआई कहते हैं। अब अगर मिट्टी को ढीला किया जा रहा है तो ये जो 5 पॉइंट है आपको बता रहे हैं कि मिट्टी को ढीला करने के क्या क्या यहाँ पे लाभ हमारे पास आते हैं। चलिए यहाँ पे हमने अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, उसके बारे में हमने बात कर ली है, किस प्रकार से हम बीजों की बुआई यहाँ पे करते हैं। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीजें क्या आती हैं, हमने कहा ठीक है हमने बीजों को मिट्टी में बो दिया है, लेकिन क्वेश्चन क्या आता है कि इस प्रकार के बीजों को हम यहाँ पे यूज करेंगे बोने के लिए। तो आपने देखा होगा अपने घरों में, आप जब भी किसी बीज को बोते हैं तो आप वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, बहुत सारे बीज हमारे पास होते हैं और हम वहाँ पे बीजों को सेलेक्ट करते हैं। तो किस प्रकार के बीज हम सेलेक्ट करेंगे, हमने कहा उन्नत किस्म के बीज हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो उन्नत किस्म के बीज किस प्रकार से होंगे, हम देखेंगे एक हेल्दी सीड, यानी कि जो बीज है जो दिखने में हेल्दी होगा, हम उस प्रकार के बीज को वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। हम देखेंगे अगर किसी बीज को हम बो रहे हैं तो वो किसी भी प्रकार से डैमेज ना हो, क्योंकि अगर कोई डैमेज सीड होता है तो उसका जर्मिनेशन नहीं होता है। तो डैमेज सीड से क्या मतलब है, आपने देखा होगा कुछ ऐसे बीज होते हैं जिनके अंदर ऑलरेडी कुछ कीड़े रहते हैं और वो उस बीज को अंदर से खा देते हैं। तो अगर उस प्रकार के बीजों को हम बोते हैं तो उससे पौधे का निर्माण नहीं हो पाता है। तो हमें यही चीजें ध्यान रखनी है कि जो बीज हम बो रहे हैं उन्नत किस्म के हों, ऐसा नहीं हो कि वो खराब हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे परीक्षण हो सकते हैं जिससे हम देखेंगे कि हमारे पास जो बीज होते हैं वो स्वस्थ हैं या नहीं है। क्योंकि अगर हम बाहरी रूप से देखें तो कई ऐसे बीज होते हैं जो बाहरी रूप से दिखने में स्वस्थ दिखते हैं, लेकिन जब भी हम उन्हें बोते हैं तो वो उग नहीं पाते हैं, वहाँ पे जो पौधों का निर्माण नहीं हो पाता है। तो हम कैसे पता करेंगे कि कोई बीज यहाँ पे स्वस्थ है या नहीं है, इसे हम बो सकते हैं या नहीं बो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग आती है वो है क्वालिटी ऑफ सीड, यानी कि बीज की गुणवत्ता। अब क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो जिस बीज को हम बोएंगे और जो नया पौधा वहाँ पे बनेगा, तो उस पौधे में जितनी भी कैरेक्टर आएंगे, जितने भी गुण आएंगे, वो किसके गुण आएंगे, उस बीज के गुण आएंगे। अब यदि उस बीज में अच्छे गुण हैं तो वहाँ पे जो पौधा होगा वो अच्छा होगा। पौधे में जो अलग अलग जो सीड होंगे, जो बहुत ज़्यादा जो नंबर ऑफ सीड होंगे, उनमें जो कैरेक्टर होंगे वो उसी सीड के होंगे। तो अगर अच्छे कैरेक्टर हैं तो आगे भी अच्छे ही बीज बनेंगे। अगर बेकार वहाँ पे कैरेक्टर होंगे तो वहाँ पे बेकार ही वहाँ पे क्या बनेंगे, सीड बनेंगे। अब अच्छे गुण और बुरे गुण से क्या मतलब है, देखिए जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो हमने क्या कहा था, जब भी हम यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, फसल उत्पादन के बारे में बात करेंगे, दो चीजों को हमें ध्यान रखना है। अब वो दो चीजें कौन कौन सी होती है, हमने कहा पहला हम देखेंगे कि जो मात्रा है वहाँ पे वो अधिक हो, यानी कि जो क्वांटिटी है वो अधिक हो। नेक्स्ट हमने कहा था क्वालिटी हम देखेंगे, हम गुणात्मक सुधार करेंगे, वहां पे मात्रात्मक सुधार को हम करेंगे। वही चीज है, हमने कहा कोई एक बीज है, वो क्या है, वो दिखने में अगर हम देखेंगे तो दिखने में बहुत छोटा सा है। छोटा सा है इसका मतलब कि वहाँ पे जो हम मात्रात्मक सुधार हम सोच रहे थे वो वहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस बीज से जो पौधा बनेगा और उस पौधे से जिन बीजों का निर्माण होगा वो भी छोटे छोटे होंगे, यानी कि वहाँ पे जो मात्रा है वो कम हमें प्राप्त होगी, क्वालिटी हमें नहीं मिल पाएगी।
हमने कहा हमने एक हेल्दी बीज को लिया, एक हेल्दी सीड को हमने लिया है, उससे बनने वाला जो पौधा होगा उस पौधे पे जो सीड उगेंगे वो क्या होंगे, हेल्दी होंगे और दिखने में बड़े बड़े होंगे। यानी कि अब हमें क्वालिटी भी मिल रही है, हमें क्वांटिटी भी मिल रही है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बीजों की गुणवत्ता इंपॉर्टेंट होती है, अनिवार्य होती है जब भी आप किसी फसल को बोते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम, किस प्रकार से पता लगा सकते हैं कि कोई बीज स्वस्थ है या नहीं है, उसे हम बो सकते हैं या नहीं बो सकते हैं। तो आपके पास एक क्लियर क्लैप आएगा। आपने कहा क्वालिटी ऑफ सीड इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइंस द क्रॉप यील्ड, यानी कि बीज की गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण कारक है जो फसल की उपज को निर्धारित करता है। ये बात आपको क्लियर है? हमने यही बात अभी तक की है। अगर अच्छा सीड होगा, उसकी जो हेल्थ है वो सही होगी, तो वहाँ पे जो पौधा होगा वो भी हेल्दी होगा। अगर अच्छा सीड नहीं है तो पहले तो चांसेस हो सकते हैं कि वहाँ पे जो पौधा है उसका निर्माण ही ना हो। अगर पौधा वहाँ पे उग भी जाता है तो वहाँ पे हो सकता है कि बीज सही से ना लगे। अगर बीज वहाँ पे बन भी जाते हैं तो हो सकता है कि वो जो बीज है उसमें पुअर क्वालिटी हो। पुअर क्वालिटी से क्या मतलब है, वही है कि बीजों का आकार छोटा हो सकता है। इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, हमारा जो प्रोडक्शन है, हमारा जो उत्पादन है वो यहाँ पे घट सकता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने कहा सिलेक्शन ऑफ गुड सीड इज डन बाय पुटिंग सीड इन वाटर। अब हम देख रहे हैं कि कोई सीड हम किस प्रकार से जो बीज है उनका चयन करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे, हमने कहा अच्छे बीजों का चयन बीजों को पानी में डालकर किया जाता है। सिंपल सी चीज है, हमने क्या किया, बीजों को पानी में डाल दिया है। उसके बाद क्या हुआ, द डेड एंड डैमेज सीड बिकम hollow and float on the water whereas the good seed sink। अब देखिए क्या होगा, जो मृत और क्षतिग्रस्त बीज खोखले होकर पानी पर तैरने लगते हैं जबकि अच्छे बीज डूब जाते हैं। सिंपल सी चीज हमने की है, हमने बीजों को लिया है, उन बीजों को हमने पानी में डाल दिया। अब आपने देखा होगा कुछ जो बीज होते हैं वो पानी की सतह पे तैरने लगते हैं और कुछ जो बीज होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। तो जो ऊपर की ऊपरी सतह पे तैर रहे हैं उसका मतलब है या तो वो मृत हैं और क्षतिग्रस्त हैं। देखिए मृत का मतलब क्या होता है, जो बीज है बीज के अंदर हो सकता है कोई कीड़ा होगा और उसने बीज को अंदर से खोखला कर दिया होगा, और क्षतिग्रस्त भी हम उसे ही कहेंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, जो क्षतिग्रस्त होंगे वो हल्के होके ऊपर की ओर तैरने लगेंगे, जो वहाँ पे हेल्दी सीड होंगे वो पानी के बॉटम में रहेंगे, यानी कि पानी के तली पे रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर तैरने वाले बीज होंगे उसे हम निकाल के अलग रख देंगे और जो हमारे हेल्दी सीड हमारे पास आए हैं अब हम उन्हें बो सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जब भी किसी बीज को बोया जाता है। ये सिर्फ फसलों के बारे में नहीं है, ये सारे ही बीजों के बारे में है। चाहे आप किसी फूल का पौधा बो रहे हो, चाहे आप किसी ऑर्नामेंटल प्लांट, किसी भी प्रकार का जो सीड होगा आप इसी प्रकार का परीक्षण उसके साथ करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो हेडिंग आती है वो है ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल टूल किसके लिए, देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, फसलों की बुआई कर रहे हैं। हमने कहा बीजों को हम मिट्टी के अंदर डाल रहे हैं, इसे हम बुआई कहते हैं। तो अगर आप एक छोटे से खेत में कहिए, अगर आप अपने छोटे से गार्डन में, अगर आप छोटे से गमले में बुआई कर रहे हैं तो आप अपने हाथों के माध्यम से यहाँ पे बुआई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें किसी बड़े भूभाग की, यानी कि बहुत सारे खेत हमारे पास हैं और बहुत बड़े बड़े हमारे पास खेत होते हैं, तो वहाँ पे हाथों से बुआई करना संभव नहीं हो पाता है। कुछ हमारे पास यंत्र आते हैं, जैसे कि जब हम मिट्टी की तैयारी कर रहे थे, मिट्टी को ढीला कर रहे थे, तब हमारे पास कुछ यंत्र आए थे, जब हमने उनके बारे में पढ़ा था। उसी प्रकार यहाँ पे बुआई के लिए भी कुछ यंत्र हमारे पास आते हैं। तो आप पढ़ेंगे, बिफोर द एडवेंट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चरल मशीनरी ट्रेडिशनल टूल्स वर यूज्ड बाय द फार्मर्स, यानी कि आधुनिक कृषि यंत्रों के आगमन से पहले किसानों द्वारा पारंपरिक उपकरणों का उपयोग किया जाता था। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि अगर पारंपरिक खेती की बात करें तो मिट्टी को ढीला करने के लिए हम वहाँ पे हल का प्रयोग कर रहे थे, जो कि बैलों की मदद से जोता जा रहा था। अगर हम आधुनिक कृषि की बात करें तो हम वहाँ पे ट्रैक्टर को लेके आ गए हैं। अब क्या होगा, वहाँ पे ट्रैक्टर की सहायता से मिट्टी को ढीला किया जा रहा है। तो ये बात हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हमने क्या कहा, दीज इंक्लूड्स प्लग, शावर्स, स्काइथिस एंड पिकैक्स, यानी कि इनमें क्या होगा, हल, फावड़ा, दराती और कुदाल शामिल हैं। अब ये किसमें शामिल है, आपको ये ध्यान रखना है, ये क्या है, जो हमारी पारंपरिक खेती है उसमें शामिल है। हल, फावड़ा, दराती और जो कुदाल है वो हमारी पारंपरिक कृषि में शामिल है।
नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने कहा द ट्रेडिशनल टूल यूज टू शो द सीड वाज लाइक अ फनल, यानी कि बीज बोने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पारंपरिक उपकरण फनल जैसा था। नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमने कहा वंस सीड वर पुट इनटू दिस फनल दे वुड गो टू 2 to 3 ट्यूब्स हैविंग अ शार्प एंड्स, यानी कि एक बार बीजों को इस कीप में डाल दिया जाता है तो वो नुकीली सिरों वाली 2-3 नलियों में चले जाते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा, द एंड्स विल पैस इनटू द सॉइल एंड प्लेस द सीड देयर, यानी कि सिरे मिट्टी में घुस जाते हैं और वहां बीज डाल देते हैं। इस प्रकार से बीजों की बुआई की जाती है। यहाँ पे हमारे पास एक उपकरण आया है जिसे हम क्या कहते हैं, बीज ड्रिल कहते हैं, यानी कि सीड ड्रिल कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, जो खेतों में बुआई यहाँ पे की जाती है, अलग अलग प्रकार की वहाँ पे नलियां बनी होंगी, ऊपर से सीड डाले जाते हैं, आगे से ट्रैक्टर चलता जाता है और पीछे से वो बीजों को छोड़ते हुए चला जाता है। इस प्रकार से क्या होती है, बीजों की बुआई की जाती है। कहाँ पे हो रहा है ये, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो खेत है वो बहुत बड़ा यहाँ पे खेत है। इसके लिए जो यंत्र यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं, सीड ड्रिल कहते हैं। तो क्या पढ़ेंगे आप इसके बारे में, आपने कहा सीड ड्रिल्स आर यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, यानी कि ट्रैक्टर की सहायता से बुआई के लिए सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने कहा इट इंश्योर दैट सीड्स आर शोन यूनिफॉर्मली एट अ पर्टिकुलर डेप्थ एंड आर कवर्ड बाय अ सॉइल आफ्टर सोइंग। देखिए कुछ चीजें वहाँ पे ध्यान दी जाती हैं जो कि बुआई के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या क्या चीजें होंगी, यह सुनिश्चित करता है कि बीजों को एक विशेष गहराई पर समान रूप से बोया जाए। अब यहाँ पे जितनी भी बीजों को बोया जा रहा है वो जो गहराई होगी वो समान गहराई पर बोए जाएंगे। इससे वरना क्या होगा, अगर कोई ज्यादा गहराई पे है कोई कम गहराई पे, तो क्या होगा, जो फसल वहां पे उगेगी वो उनमें क्या होगा, समय अंतराल होगा। देखिए हम क्या कहते हैं, हमने कहा जब हम फसल को बोते हैं तो वहां पे जो पौधे उगेंगे वो लगभग एक ही समय पर उगते हैं। जब वो मेच्योर होते हैं एक ही समय पे मेच्योर होंगे, जब फसल पकती है तो लगभग एक ही समय पर वहां पे पक जाती है, और इसीलिए उनकी जो कटाई है वो एक ही समय पर होती है। ये इसलिए है क्योंकि जब हम बीजों को बोते हैं तो बीजों को जब हम बोते हैं तो उसकी गहराई एक जैसी होती है। अगर गहराई एक जैसी नहीं होगी तो समय अंतराल यहाँ पे आ जाएगा, जिससे कि जो फसल है वो एक समय पर नहीं पक पाएगी। नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमने कहा बुआई के बाद मिट्टी से ढक दिया जाता है, किसे, बीजों को। ये भी इम्पोर्टेंट है। जब हम बीजों को बोते हैं, आपने देखा होगा, आपने भी कभी बीज बोए होंगे, जब हम बीजों को बोते हैं तो ऊपर से फिर बीज को मिट्टी से ढक देते हैं, जिससे कि जो बीज है वो डैमेज ना हो पाए, कोई पक्षी उसे आके खा ना ले। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, बीजों की यहाँ पे बुआई करते हैं। चलिए इसी के साथ हमारा जो सेकंड स्टेप है वो भी कंप्लीट होता है। आपको स्टेप्स याद रखने, क्या क्या हमने मिट्टी की तैयारी की, दूसरा हमने बुआई यहाँ पे की है। अब जो तीसरा स्टेप आता है, हमने बीजों को बो दिया है, इसके बाद बीजों का अंकुरण होगा। बीजों के अंकुरण से क्या मतलब है, बीजों से यहाँ पे जड़ों का निर्माण होना शुरू होगा और तनी का निर्माण यहाँ पे होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप फसल उग भी जाएगी। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो क्या होगा, जो फसल है उसमें खाद को जोड़ना। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड स्टेप आएगा वो है एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि खाद और उर्वरक जोड़ना। अब हम जो हमारी फसल है उसमें खाद को जोड़ेंगे, उर्वरक को जोड़ेंगे। तो इसमें आप पढ़ेंगे मेन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर द सब्सटेंस दैट आर एडेड टू द सॉइल टू इंक्रीज देयर फर्टिलिटी। पहला बता रहे हैं कि क्यों हम खाद और जो उर्वरक होते हैं उन्हें हम क्यों फसल में जोड़ते हैं। तो आपके पास आंसर आया, खाद और उर्वरक वे पदार्थ हैं जो मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए उसमें मिलाए जाते हैं। अब हमारे पास एक नया वर्ड आया है, उर्वरकता। क्या होती है उर्वरकता, हमने कहा उर्वरकता जब भी आएगा वो मिट्टी से रिलेटेड होगा। उर्वरकता कहिए या कहिए उपजाऊ क्षमता। तो जब भी हम मिट्टी में खाद और उर्वरक जोड़ते हैं, यानी कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को जोड़ते हैं, तो ये क्या करता है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को इन्हांस करता है, बढ़ा देता है। तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता से क्या अर्थ है, हमने कहा कि हमारे पास दो खेत आते हैं, एक खेत में बहुत अच्छी फसल उग जाती है और दूसरे खेत में अच्छी फसल नहीं उग पाती है। तो हम क्या कहते हैं, जो पहला खेत है उसकी जो मिट्टी है उसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो बहुत अधिक है, बहुत अच्छी है।
जो दूसरा हमारे पास खेत आता है उसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो अधिक नहीं है। इसका अर्थ है कि मिट्टी में जो फसल उग रही है, जो फसल की ग्रोथ हो रही है, जो उत्पादन वहाँ पे हो रहा है वो डिसाइड करता है कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कितनी है। यदि किसी खेत में जो फसल है उसका उत्पादन बहुत अच्छे से हो रहा है, इसका मतलब मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बहुत अधिक है। और अगर वहाँ पे जो फसल है वो अच्छे से नहीं उग पा रही है, इसका मतलब मिट्टी की उपजाऊ क्षमता क्या है, कम है। तो अब उपजाऊ क्षमता से क्या मतलब है अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा। देखिए, इससे पहले हमें जानना होगा जो पौधा है वो मिट्टी से क्या लेता है, ऐसा क्या है मिट्टी में जो कि पौधा मिट्टी में ही ग्रो करता है और मिट्टी में ही क्या होता है, हमें कोई भी प्लांट है हमें मिट्टी की वहाँ पे आवश्यकता होती है। हमने कहा मिट्टी में बहुत सारे खनिज लवण होते हैं और जल होता है जो मिट्टी में घुलनशील होता है, और पौधे वहां से जितने भी पोषक तत्व हैं वो मिट्टी से ही प्राप्त करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो पौधे हैं वो मिट्टी पर निर्भर क्यों कर रहे हैं, पोषक तत्वों के लिए निर्भर कर रहे हैं। अब हमारे पास एक और वर्ड आ गया है पोषक तत्व। तो पोषक तत्वों के बारे में आपने पढ़ा है, आप 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। पोषक तत्व क्या होते हैं, वे तत्व जो भी किसी भी जीव किसी भी पादप के पोषण के लिए जिम्मेदार होते हैं उसे हम पोषक तत्व कहते हैं। अब हम कहेंगे पोषण क्या होता है। हमने कहा पोषण जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव या कोई भी पादप भोजन कंज्यूम करता है, भोजन का अवशोषण करता है और उस भोजन से उस व्यक्ति या उस पादप को ऊर्जा मिलती है, और उस ऊर्जा के द्वारा उसका क्या होता है, उसकी ग्रोथ होती है, उसका विकास होता है, उसकी वृद्धि होती है। इसी प्रोसेस को हम पोषण कहते हैं। पोषण कहाँ से मिल रहा है, पोषक तत्वों से मिल रहा है। अब हमने कहा प्लांट अपने पोषक तत्व कहाँ से लेंगे, मिट्टी से लेंगे। जब वो पोषक तत्व लेंगे तभी उनकी वृद्धि होगी, तभी उनका विकास होगा। तो इस प्रकार से हमने कहा, अब हम क्या कह सकते हैं, हमने कहा अब हम किस प्रकार से कह सकते हैं कि मिट्टी अधिक उपजाऊ है या कम उपजाऊ है। हमने कहा अगर मिट्टी में जो पोषक तत्वों की मात्रा है वो पर्याप्त मात्रा में अगर पाई जा रहे हैं, इसका मतलब मिट्टी उपजाऊ है। अगर मिट्टी उपजाऊ नहीं है, कोई फसल वहाँ पे उग नहीं पा रही है, इसका मतलब है कि वहाँ पे जो पोषक तत्व हैं उनकी जो मात्रा है वो आवश्यकता से कम है। देखिए, आपको एक बात याद रखनी है, अगर किसी मिट्टी में बहुत अधिक, आवश्यकता से अधिक वहाँ पे पोषक तत्व शामिल हो जाते हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ है। क्योंकि कोई भी प्लांट है या फिर आप किसी भी मनुष्य, किसी भी जीव की अगर हम बात करते हैं, तो कोई भी चीज है उसे एक निश्चित मात्रा में चाहिए होती है। उसी प्रकार जो प्लांट है, प्लांट को पोषक तत्वों की एक निश्चित मात्रा चाहिए होती है। अगर उस मात्रा से अधिक मिलता है तो भी पौधे के लिए हानिकारक होगा, उस मात्रा से कम मिलेगा तो भी पौधे के लिए हानिकारक होगा। तो हमने कहा उपजाऊ मिट्टी वो होगी जिसमें पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो उतनी हो जितनी उस प्लांट को आवश्यकता है, उस पौधे को नीड है। तो ये हम जान चुके हैं कि उपजाऊ का मतलब क्या होता है, उपजाऊ मिट्टी क्या होती है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है, हमने क्या कहा, हमने कहा वाइल मैन्योर्स आर मेड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, फर्टिलाइजर्स इज मेड ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल्स। क्या कह रहा है, जहां खाद कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से बनती है, वहीं उर्वरक अकार्बनिक रसायनों से बनता है। देखिए, अब हमारे पास दो चीजें आ गई हैं। क्या क्या है, खाद और उर्वरक, दो चीजें आई हैं। अभी तक हमने इन दोनों का सामान्य सा गुण देखा कि क्या कर रहे हैं, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमने कहा दो चीजों को हम क्यों यूज कर रहे हैं। अगर दो अलग अलग नाम है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ इनमें विभिन्नता होगी, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। पहला तो हमने क्या देखा, हमने कहा खाद का जो निर्माण होगा वो कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से होगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें फर्टिलाइजर्स की, उनका निर्माण कैसे होगा, अकार्बनिक रसायनों से होगा। इसका मतलब है कि फर्टिलाइजर्स के निर्माण में केमिकल्स होंगे, केमिकल्स के द्वारा उनका निर्माण होगा। और अगर हम खाद की बात करें तो खाद क्या होता है, यहाँ पे कार्बनिक पदार्थों से इसका निर्माण होता है, यानी यहाँ पे केमिकल नहीं होगा। तो आज हमने पढ़ा है यहाँ पे हमारे कुछ स्टेप्स के बारे में। हमने यहाँ पे देखा कि जब हम किसी फसल को उगाते हैं तो किस प्रकार से कौन कौन से स्टेप हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, जिसमें हमने 3 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। इसके आगे के जो स्टेप है हम उसे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।